तेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में किसने ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य यानी एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स 2020 रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या फिर ऊर्जा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य 2020 रिपोर्ट जारी की है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मामलों का केंद्र बन गया है और यह अन्य प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक रोल मॉडल है। यह आईईए का एक नया अध्ययन है जो प्रौद्योगिकी की जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु और स्थायी ऊर्जा लक्ष्यों तक पहुंचने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विद्युतीकरण, हाइड्रोजन, बायो एनर्जी, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण से आवश्यक उत्सर्जन में कमी को दर्शाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में महानदी बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड का भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है। यह नदी बेसिन किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के महानदी बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड का भूकंपीय सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मंत्रालय के अनुसार तेल और गैस की खोज ओडिशा के सामाजिक आर्थिक विकास में एक गेम चेंजर जैसी होगी। राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम को शुरू करने के लिए महानदी बेसिन को पहले स्थान के तौर पर चुना गया था। तेल और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगाने के लिए 2016 में राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में तलछटी बेसिन के नए मूल्यांकन का कार्य करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य पालन दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर या फिर 23 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 नवंबर। हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। सस्टेनेबल फिशिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिन को मनाना महत्वपूर्ण है। इस दिवस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फिशरीज वैल्यू चेन थीम के तहत मनाया जाता है। भारत में लगभग 28 मिलियन लोग मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अलावा भारत में 7.7% वैश्विक मछली उत्पादन होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच समन्वित गश्ती का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? 20वां, 25वां, 30वां या फिर 35वां? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30वां। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच समन्वित गश्ती का 30वां संस्करण संपन्न हुआ है। कॉर्पेट पार्टिसिपेटिंग नेवी के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाता है। यह परिचालन तालमेल को भी बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। भारत और थाईलैंड 2006 से वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास मैट्री आयोजित कर रहे हैं। सिटमैक्स भारत थाईलैंड समुद्री अभ्यास है। भारत थाईलैंड के मध्य यह इंडो थाई कॉर्पोरेट संचालन भारत सरकार के रणनीतिक विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर पर आधारित है। इसके तहत हिंद महासागरीय क्षेत्र में EEZ निगरानी, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एवं अन्य क्षमता निर्माण गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास शुगी बैन के लिए जीता है? अरविंद अडिगा, सलमान रश्दी, अन्ना बैनर्स या फिर डगलस स्टुअर्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डगलस स्टुअर्ट। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले उपन्यास शुगी बैन के लिए जीता है। बुकर पुरस्कार की शॉर्ट लिस्ट में बर्नर्ड शुगर जैसे 5 और खिताब शामिल थे। बर्नर्ड शुगर को भारत में गर्ल इन व्हाइट कॉटन के रूप में प्रकाशित किया गया था। बुकर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। इसे पहले बुकर मैकेनिकल पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। आपको बता दें कि 1997 में भारत की अरुंधति राय ने अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत ने निम्नलिखित में से किसके साथ काउंटर टेररिज्म डायलॉग आयोजित किया है?
जापान, रूस, यूरोपीय संघ या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। भारत और यूरोपीय संघ ने काउंटर टेररिज्म डायलॉग आयोजित किया है। इस बातचीत के दौरान रणनीतिक भागीदारों ने सभी रूपों में आतंकवाद की निंदा की है। भारत और यूरोपीय संघ जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने वाले हैं। बातचीत के दौरान यूरोपीय संघ ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोपीय संघ ने कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है। कार्बन न्यूट्रलिटी, शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्राप्त कर रही है। भारत और यूरोपीय संघ 2007 से मुक्त व्यापार वार्ता पर काम कर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO से मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा, पांचवा, छठा या फिर सातवां? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चौथा। भारत विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली यानी वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली यानी IRNSS के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है। अन्य 3 देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन है। IMO ने विभिन्न देशों को अपने स्वयं के उपग्रह नेविगेशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। IMO ने अब IRNSS को एक वैकल्पिक नेविगेशन मॉड्यूल के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब अमेरिका के GPS और रूस के ग्लोनास की तरह व्यापारिक जहाजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए IRNSS का उपयोग किया जा सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वर्चुअल कोर्ट और ई चालान परियोजना का उद्घाटन किया गया है? त्रिपुरा, असम, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री द्वारा ई चालान परियोजना के लिए आभासी न्यायालय यानी वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई। इस परियोजना की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति के तत्वाधान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी समिति के सहयोग से असम सरकार द्वारा की गई है। आभासी न्यायालय भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के साथ साथ उच्चतम न्यायालय की ई समिति की एक पहल है। आभासी न्यायालय एक ऑनलाइन न्यायालय है जिसे आभासी न्यायाधीश यानी कि जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एल्गोरिथम है द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अधिकार क्षेत्र को पूरे राज्य में बढ़ाया जा सकता है और यह 24/7 घंटे कार्य करता है। आभासी न्यायालय द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई में ना तो वादी न्यायालय में आएगा और ना ही न्यायाधीश को किसी मामले में निर्णय देने के लिए न्यायालय में शारीरिक रूप से बैठना होगा। इसमें केवल एकल प्रक्रिया की अनुमति है और कोई तर्क नहीं हो सकता है। इस आभासी न्यायालय में संवाद केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभव होगा और सजा एवं आगे जुर्माना या मुआवजे का भुगतान भी ऑनलाइन होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि इन परियोजनाओं से 2,995 गांवों के सभी ग्रामीण परिवारों में घरेलू नल जल कनेक्शन उपलब्ध होंगे और इन जिलों की लगभग 42 लाख आबादी को लाभ होगा। इन सभी गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है और उनके पास संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी होगी। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 5,555.38 करोड़ है। परियोजनाओं को 24 महीने में पूरा करने की योजना है। ये परियोजनाएं पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जल जीवन मिशन का हिस्सा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। बताइए उसका नाम क्या है? समाधान, निवेदन, आनंदा या फिर जीवन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आनंदा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया है। यह आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन का संक्षिप्त नाम है। LIC ने प्रपोजल को पूरा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अनूठी और सामयिक पहल की है। यह पूरी तरह से कागज रहित और डिजिटल प्रक्रिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा यानी IPU जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है? संजय बघेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, जयेश स्वामी या फिर अमिताभ कांत? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जेनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। वर्तमान में गिरीश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। मुर्मू देश के 14वें CAG हैं। गौरतलब है कि मुर्मू ने बीते अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने हाल ही में किसे फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदे को मंजूरी दे दी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।